नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार दिल्ली की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में अपना चुनावी समर में उतरे हैं और अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। और मकसद सबका यही है कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। लेकिन एक अच्छी बात भी सामने आ रही है, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से आपको मिलवाया कि इसमें जो एक पहले से डिमांड उठती चली आ रही थी कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो बार में आने चाहिए। और मुझे खुशी है कि अब कुछ ऐसे प्रैक्टिसिंग लॉयर भी आ रहे हैं जो वाकई में जिनका कंसर्न केवल और केवल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, कोई क्रिमिनल में है, कोई सिविल में है। तो मैं आज उसी कड़ी में आपको मिलवा रहा हूँ। राउज एवेन्यू कोर्ट से ऑनरेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट विजय बिश्नोई जी। विजय बिश्नोई जी का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं। इज़ बॉर्न एंड बॉटअप इन दिल्ली और इन्होंने अपना 2001 में इन्होंने अपनी लॉ कंप्लीट की और उसी साल इन्होंने बीसीडी में अपने आप को एनरोल कराया। और इसके बाद इनको फॉर्चुनेटली बहुत सही गुरु मिले। इनिशियली मैं कहूँ तो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता जी के ये जूनियर रहे। उसके बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम वो केसेस जिनको लेने में एक आम एडवोकेट डरता है शुरू में, वो इन्होंने चैलेंज के तौर पे शुरू में ले लिए। मसलन सीबीआई के केसेस, ईडी केसेस और दूसरे जो टॉप क्रिमिनल केसेस थे जिनमें मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन इतना बता दूँ कि जो भी नामी ग्रामी केस हुए मैं इनसे ही जानूँगा, इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। और अब ये पहली बार इस चुनावी समर में उतरे हैं। मैं कुछ बहुत रोमांचक इनका लाइफ जर्नी रहा है उसके बारे में बात करूंगा। बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के इकलौते चैनल में। मैं इससे पहले कि आपसे कुछ इलेक्शन के मुतालिक बात करूं, मैं जानना ही चाहता हूं। मुझे पता लगा कि आप शिवाजी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, आप वॉलीबॉल के नेशनल चैम्पियन रहे और आपका रुझान खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा था। फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आपने बहुत बार ट्राई किया। तो एक एथलीट का हो और इधर लॉ की तरफ आ जाना, ये संयोग था या आपकी इच्छा रही थी इस तरह की? पहले तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतना समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के मुझे दिया। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्समैन मैं शुरू से, स्कूल टाइम से ही, मैं अपने स्कूल टाइम में ही 11th 12th में भी वॉलीबॉल टीम का कैप्टन था। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे 3 साल मैं कॉलेज में खेला, यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट खेला। पहला स्टेट मुझे याद है अच्छे से, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मुझे कॉलेज कलर मिला था, क्योंकि मैं स्टडीज़ में 4th नंबर पे आया था पूरे उसमें कॉलेज में। और मैं जूनियर नेशनल खेलने गया था 1995 में। उसके बाद चलते चलते जर्नी, मुझे तो है स्पोर्ट्स ही खेलते रहेंगे, पर बाद में इसमें आना, लॉ में आना, तो मैं ये कहूँगा संयोग ही है। क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, तो मुझे तो था मैं नौकरी ही करूँगा। तो मैंने एसएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी शुरू करी अपने, मेरे अच्छे जो मेरे दोस्त थे उनके साथ बैठ के, यूनिवर्सिटी में बैठ के, हॉस्टल में रहते थे उन्हीं के साथ। वो उनको हॉस्टल में रूम मिला हुआ था, मैं वहीं बैठ के तैयारी करता रहता था। लेकिन एक दूसरी विधा भी आपके पास है जो आपको पेरेंटल मिली है। आपके फादर दिल्ली पुलिस के एक नामी ग्रामी ऑफिसर रहे हैं, उनको 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल मिला है और कभी ऐसा नहीं हुआ, आपको कद काठी भी आपकी मजबूत दी बनी है और उधर आप स्पोर्ट्स में भी थे, तो पुलिस में या फोर्स में जाने का नहीं कभी सोचा? नहीं, बिल्कुल सोचा था। जो एसएससी का एग्ज़ाम दिया था उसमें सबसे ऊपर मैंने, जो ऑप्शन दी जाती थी ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, मैंने उसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लिखा था। और जब मेरा एसएससी हुआ था 2001 के आसपास, तो आप मानो 3,77,000 बच्चों में, उस टाइम अखबार में रिजल्ट आता, 3,70,000 बच्चों में मैं आखिरी 50 तक था। और मैंने इंटरव्यू दिया, पर वो कैसे कह लो संयोग था कि 17 लोग लेने थे, पहले 27 लेने थे, बाद में RS गुप्ता साहब सीपी थे, 17 लोग लिए, मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। तो बस उसके बाद बस बाकी चीज़ें तो आगे की आगे हैं। मुझे सर के पास रखवाया, ग्रेवाल साहब थे, ACP ग्रेवाल साहब, अब नहीं रहे, फादर के साथ काम करते थे, उन्होंने रखवाया। और उसके बाद शुरू में मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही आया हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा कि मैं लॉ बाय डिफ़ॉल्ट आप लॉ में तो आ गए, लेकिन अब कभी लगता है कि वाकई वो बाय डिफ़ॉल्ट आना ज़्यादा बेटर रहा बनस्पत गवर्नमेंट की जॉब करने से? जो मेरा अपना टेम्परामेंट देखा है और अपने आप को जितना जान पाया हूँ आज की उम्र तक, तो मुझे लगता है अच्छा हुआ मुझे नौकरी नहीं मिली। हाँ, इनिशियली 2 4 5 साल तक मुझे लगता था कि भाई मेरे को वो चीज़ मिस आउट करता था मैं। अब मुझे लगता है कि आई वाज, वो डेस्टिनी होती है ना, भगवान ने एक रास्ता दिया होता है और आपको पहले से नहीं पता होता। तो वो मुझे अब लगता है कि शायद कहीं ना कहीं
चीज़ें अपने आप बनती जाती है, रास्ता दिखता चला जाता है। पर आज मैं वो पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा हुआ मैं नौकरी की। यहाँ जो फ्रीडम है, जो इस प्रोफेशन में आके जो मैंने इसकी ब्यूटी देखी, वो अपार्ट मतलब कि जॉब से आप कंपेयर करना ही गलत हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो ब्यूटी आपने देख ली और वो अच्छा है, लेकिन अब आप नेतागिरी में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो एडवोकेट्स की पॉलिटिक्स है। यहाँ बहुत लचीला स्वभाव चाहिए। मुझे पता लगा है कि आप सबके साथ समझौता नहीं कर सकते, आप जजेस से भी भिड़ जाते हैं, और कई बार कोर्ट्स में मैंने भी आपको देखा है कि हॉट आर्गूमेंट्स आपके जजेस से भी हो जाते हैं, बात सही हो तो आप खड़े रहते हैं, फर्म खड़े रहते हैं। तो ऐसा नेतागिरी में तो दिक्कत आ जाएगी ना। नहीं नहीं, देखो नेतागिरी शब्द का तो मुझे नहीं पता कि उसको कैसे आप बोल रहे हो। पर जैसे अभी आपने कहा, एक बात कही कि मैं किसी बात की वजह से कोई हॉट आर्गूमेंट होता है, और हॉट आर्गूमेंट में ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ मेरे को चेयर के लिए, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ऑनरेबल कोर्ट के लिए, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द कोर्ट्स। बट कई बार क्या होता है, वो हम लोग ही वहाँ जाके बैठते हैं, तो कई बारी कोई इशू ऐसा आ जाता है, कंसर्न आ जाता है, जो कई बार डिग्निटी ऑफ लॉयर्स है, उसमें मुझे लगता है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और बाद में सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, हम साथ ही बैठते हैं, वी ऑल आर लाइक फैमिली। जो मेरे जहन में एक्चुअल बात क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ लाइक ए हेड ऑफ द फैमिली एंड वी आर लाइक ए फैमिली, वी शुड वर्क। बट कई बार कोई जैसे होता है ना, कोई कई हमसे भी गलती हो जाती है, कई बार उधर से हो जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर हैप्पी। बट हाँ, उस टाइम जो वो मोमेंट होता है, उस टाइम स्टैंड लेना, अपनी सही बात के ऊपर स्टैंड लेना। लॉयर बने ही इसलिए हैं, बेसिक पर्पस क्या है, अपनी बात पे तो स्टैंड रखना ही पड़ेगा। आप अपनी सही के लिए स्टैंड ही नहीं लोगे तो फिर आप क्लाइंट को जस्टिस छोड़ो, वैसी जस्टिस सिस्टम में आपका भरोसा नहीं रहेगा। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े केसेस जब आप लेते हैं, मुझे पता लगा अभी रिसेंटली आपने जो केजरीवाल जी का वो ये शराब का स्कैम हुआ, इसका जो पहला केस और पहली बेल आपने कराई, और उसके अलावा जो दूसरे और कई वैसे नामी केसेस थे, मैं आपसे पूछूं तो डर नहीं लगता कभी कभी ऐसा कि कहीं मेरे से गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, डर क्या, इनिशियली देखो तैयारी इतनी अच्छी करी, मैं आई एम कहता हूँ ना, मेरे को लगता है कि भगवान हमेशा साथ ही रहते हैं मेरे। अब मुझे गुरु इतने अच्छे मिले, उनसे हर चीज़ बारीकी से सीखने को मिली। आज भी आप मानोगे, इतने साल के करियर के बाद भी मेरे कई दोस्त हैं, कुलीग हैं, सर हैं, मेरे को कोई बात में कोई दिक्कत आती है या सेकंड थॉट आता है तो मैं कितने बजे भी कॉल कर लेता हूँ, कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है ले लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, डर का तो कोई मतलब ही नहीं है। डर तो हम लोगों का निकालने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं डर। एक चीज और है, पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट्स में सही ढंग से बार का गठन हो रहा है। इससे पहले कागजों में बनी थी और वो चल गई। अभी इलेक्शन जो हो रहा है पहली बार हो रहा है। तो आपने राउज एवेन्यू को इसलिए चुना क्योंकि आपके मैक्सिमम केसेस वहीं हैं, या इसलिए चुना कि आपको अपॉर्चुनिटी लगी कि यहाँ मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट रहूँगा, ज़्यादा ढंग से काम कर पाऊँगा? सर, ना कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा मैंने इसको कभी, ना कैसे देखा, इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले दिल्ली में सीबीआई की कोर्ट्स अलग अलग, जैसे कि आप जानते हो, सारी डिस्ट्रिक्ट्स में थी। जैसे रोहिणी में 3 कोर्ट्स थी, द्वारका, साकेत, तो हमें भागना पड़ता था। तो ये एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ 26 स्पेशल कोर्ट्स सारी दिल्ली की लाके एक जगह पे कर दी। तो मेरे लिए मेरा काम आसान हो गया कि पहले मुझे भागना पड़ता था वहाँ पे इस काम के लिए, क्योंकि मैं प्राइमरीली क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हुए मेजरली काम मैं सीबीआई ईडी का ही कर रहा। तो मेरे को आसान हो गया। और जैसे मुझे लगता है कई बार सीबीआई वालों को भी आसान हो गया, और ऑफिसर्स को पहले रोहिणी भागना पड़ता था, अब वो भी एक जगह ही आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, सीबीआई का, अभी आपने क्या पूछा था इसका? मैंने पूछा कि आपको मतलब ये अपॉर्चुनिटी लगी कि यहाँ आप इजीली इलेक्ट हो जाओगे, या किसी और वजह से? ईजिली इलेक्ट होने के लिए नहीं है। इसमें हुआ क्या, जब मैं यही बता रहा था आपको, जब वहाँ से यहाँ आई तो ये आते ही ना ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन में चला गया, ड्यू टू वेरियस की कई बार एसोसिएशन ऐसी बन गई, मैं फेक बोलूँ या कुछ भी बोलूँ उनको, कि वो आके तंग करने लग गई चीज़ों को। और जो वहाँ पे प्राइमरीली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हम लोग जब बैठते थे साथ में, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। सपोज करो मैं बैंड लाना भूल गया, अब बैंड नहीं था, फोटोकॉपी, बेयर एक्ट चाहिए, कुछ चेंज आ गया, अमेंडमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, कोर्ट तो आज भी नहीं है। आज भी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देख के फिर हुआ क्या, इनिशियली हमने एक, जब रमेश गुप्ता जी बार काउंसिल के चेयरमैन बने, कोविड के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और अजिंदर सांगवान जी बार काउंसिल दिल्ली के सेक्रेटरी बने, तो हमने जितने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, मैंने चिट्ठी बनाई, रिप्रेजेंटेशन दी प्रॉपर, सारे के सबके साइन करवाए, बीसीडी को दी कि यहाँ पे ये चीज़ें जो अभी सारी सुविधाएं ये एक भी नहीं है, तो यहाँ पे वो कराई जाए उसको अवेलेबल जल्दी, क्योंकि हम सफ़र करते हैं उस चीज़ को। वहाँ के हमें, मैंने पुलिसिया परमाचला सर वहाँ पे वो थे उस टाइम
इंचार्ज सिक्योरिटी के, तो वहाँ पे जो सीसीडी का जो आगे जाने वाला रास्ता है वो जाके मैंने रिप्रेजेंटेशन दी कि सर इसको खोलो, हमें घूम के जाना पड़ता है, इतना भी लॉयर गर्मी है, बारिश भी आ रही होती है, तो वो रास्ता उन्होंने मेरे कहने से खुलवाया। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका भी। बीसीडी ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया हमारे रिप्रेजेंटेशन का, और उन्होंने बार फॉर्म करने की पहले भी कोशिश की, बट वही है, मैं कह रहा हूँ ना, 8 अप्रैल 2019 को मेरे को अच्छे से याद है, मैं इनॉग्रेशन में भी गया था। डीके शर्मा सर जो अब हाई कोर्ट जज हैं, उस टाइम रजिस्ट्रार जनरल थे, मिले भी थे, उन्होंने कहा भी था यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ करवाएंगे जल्दी से जल्दी। वहाँ चैम्बर की भी बात चली उस टाइम, और भरोसा दिलाया कि सब होगा, पर देखा कि वो इतना चीज़ें हो गई कि लिटिगेशन में चली गई। 8 अप्रैल 2019 से ये लिटिगेशन में चल रहा था ये, तो उसके बाद जब मैंने बीसीडी को दिया और वो भी स्टे हो गया इलेक्शन उस टाइम का, तो मुझे बीसीडी ने रिक्वेस्ट की, मेरे से बोला गया कि आप वहाँ पे, आपको वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स का पता है, आप वहाँ प्राइमरीली प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक काम करो, बीसीडी को इस चीज़ पे असिस्ट करो। तो मैंने वहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स को, बीसीडी को, अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी मैंने असिस्ट किया। पहले सिंगल बेंच के आगे, कई जजेस बदल गए, फिर डीबी के आगे। फाइनली 8 अप्रैल 2024 को संजीव सिदेवा सर की डीबी ने, डिवीज़न बेंच ने ये रूल किया कि कोर्ट एनेक्स जो बार एसोसिएशन होगी, ये सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन जिसका अभी इलेक्शन है 21 मई को, वो बनाने के लिए उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई, जिसमें सारी कोर्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट लिए गए, जिसमें जतन सिंह सर को चेयरमैन बनाया गया एडहॉक कमेटी का, और फिर उन्होंने बड़े फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से वो मेंबरशिप कराई। और मैं आई एम सो हैप्पी कि इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में अराउंड 6500 हमारे यंग एडवोकेट्स और सारे एडवोकेट्स को लीग मेंबरशिप ली है इस बार की। तो इतना अच्छा नंबर की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर हुई, तो आई एम ग्लैड कि 6500 की हमारी अराउंड फिगर आई मेंबर्स की जो बने। एक ऐसी बार जिसमें अभी फैसिलिटी के नाम पे कोई, मैं कहूँ तो टिप्स पे भी नहीं गिन सकते हैं हम, और इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद जब ये पहली बार बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत टफ जॉब होगा बनस्पत जो दूसरी बार्स हैं जहाँ एस्टेब्लिश्ड है सारा सिस्टम, उनकी अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा, मैं इसे हिंदी में कहूँ तो कांटों का ताज आप पहनने जा रहे हैं अगर आप इसमें इलेक्ट भी हो जाते हैं तो इससे आपको घबराहट नहीं हो रही कुछ? नहीं, घबराहट नहीं है सर। इसकी रीज़न है, आर्म्स एक्ट की चार्जशीट आती है ना, 30 पेज 35 पेज में ख़त्म हो जाती है। हमारी सीबीआई वाली 80-80 हज़ार पेज की चार्जशीट आ रही है। तो ये एक तरीके से मेरे लिए तो एक तरीके से सीबीआई की चार्जशीट बना दी, क्योंकि 5 साल हम पीछे हो गए। 2019 में वहाँ पे इफेक्टिव बार एसोसिएशन होती, काम करते, चीज़ें और अलग ही सिचुएशन होती। आज मैं उस चीज़ों को सोचते हुए मैंने इलेक्शन में लिया कि मैंने जब वहाँ पे असिस्ट किया बार काउंसिल को, हम जीते, बार काउंसिल ने मुझे रूल्स कमेटी मेंबर बनाया, बार काउंसिल ने रूल बनाया कि नई बार एसोसिएशन दिल्ली में कोई भी आएगी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स आएगा, तो उसके साथ जो कोर्ट अनेक्स बार एसोसिएशन आएगी वो बार काउंसिल ही उसको पैटर्नाइज करेगी, ऑथराइज करेगी, वो तभी बनेगी, क्योंकि फेयर इलेक्शन तभी होंगे। नहीं तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी सेक्रेटरी ऐसे ही अपने आप मनमाने सेल्फ स्टाइल तरीके से चल रहे थे। उन पे कर्ब करने के लिए उस प्रैक्टिस को बार काउंसिल ने रूल्स बनाए, मुझे रूल्स कमेटी में इनवाइट किया, मेंबर बनाया। आई एम थैंकफुल टू बीसीडी ऑल्सो। मेरे से भी पेरेंट बॉडी है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेरे से भी जितना बेस्ट हो सका अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैंने उसको इस केस में असिस्ट भी किया। तब मुझे लगा, जब आपने कहा ना अपॉर्चुनिटी, तब मुझे लगा कि अब मेरे 24 साल का प्रैक्टिस हो गई, अब मुझे गिव बैक, जैसे सोसाइटी को हम कहते हैं ना, वापस देना चाहिए। मुझे लगता है मैं कुछ इस पोस्ट पे आके, जो मुझे एक्चुअल में वहाँ की प्रॉब्लम्स पता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म करके मैं वहाँ पे, मतलब कि अपने आप को, मतलब कि वो नहीं करना, 24 साल के एक्सपीरियंस को, जो मैंने इतने इलेक्शंस देखे हैं, उस चीज़ को मैं भी इलेक्शन लड़ूँ, ये मेरे आया ही तब है जहन में। लेकिन अभी आपने कहा कि आपके पास जो चार्जशीट आती हैं 80,000 पेज, 60,000 पेज, 20,000 पेज, 80,000 की चार्जशीट पढ़ने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और आपके पास केसेस की भरमार है जो मुझे पता है। एक तरफ वो सारे केसेस हैं और इधर आप इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सामंजस्य आप कैसे बना पाएंगे? देखो सर, अभी आपने, वैसे मेरे गुरु की बात चल रही थी, रमेश जी, आज वो 75 ईयर्स ओल्ड है, मुझे लगता है वो आज भी हमसे तेज चलते हैं। तो वो काम करने के ऊपर है, और हमने उनको काम करते भी देखा है। बीसीडी का काम होता था, बीसीडी में वो इतने सालों से मेंबर हैं, और लोग भी हैं, सब लोग इतने में अपने आप ही चीज़ें, जब ऐसा होता है, आपकी जब हिम्मत बढ़ती है, आप कोई पोस्ट पे आते हो जिसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको परफॉर्म करना है, जैसे केस होता है, तो ये भी एक परफॉर्मेंस है, ये भी एक जॉब होगी कि मैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए उस चीज़ को मैं कर पाऊँ। तो आदमी अपने बेस्ट ही देगा, टाइम निकलना पड़ता है सर। अब सवेरे हम हवन करके चलते हैं तो 15 मिनट पूजा के लिए रखने पड़ते हैं, खाना खाने के लिए हम टाइम निकालते हैं। तो केस है, जब ये जिम्मेवारी आएगी तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मैं वक्त पूरा निकालूंगा। ये कभी भी नहीं होगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं पूरे टाइम एसेसेबल रहूँगा। जैसे आज मैं अपने क्लाइंट्स को रहता हूँ, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ऐसा तो नहीं कि फिर आपका फ़ोन ही ना उठे
या फ़ोन स्विच ऑफ जाए या उसमें मैसेज में डाल दो जी क्योंकि हम बिजी हैं, केस की तैयारी कर रहे हैं, और लोग 8-8 दिन 10-10 दिन आपके पीछे फ़ोन करते रहे, आप मूल्य हो ना उनको। केस भी मेरे वहीं चल रहे होंगे राउस एवेन्यू में, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं इतना कह दूंगा इस कोर्ट रूम में ही आ जाओ भाई, बाहर आके बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अवेलेबल रहूँगा। ऐसा नहीं है, इस सोच से आ ही नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं चुनाव में आता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों की शिकायतें अपने चुने हुए सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से होती है, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। देखो, मैं किसी के बारे में अभी उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कोई अवेलेबल रहता नहीं रहता, पर मैं अपना कहता हूँ कि आई विल बी श्योरली अवेलेबल। आप और कौन सी चीज़ इसमें सुधार प्रायोरिटी पे, सपोज आपको इलेक्ट कर दिया जाता है, मैंडेट मिल जाता है, सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे आप 2-3 जो प्रॉब्लम्स आपके जहन में हैं वो कौन सी हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे? देखो सर, कुछ तो प्रॉब्लम्स भी हैं, पर मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ सोचा भी है कि जो मैं बनता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, मैं सेक्रेटरी बन रहा हूँ तो क्यों बन रहा हूँ, और मैं अगर बन गया तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने जो यहाँ पे देखा कि अब जो बार काउंसिल में भी मैं जाता हूँ, स्ट्रेंथ नए बच्चों की बहुत ज़्यादा, यंग यंग एडवोकेट्स आपने भी देखा होगा। जो हमारे टाइम, हमने 2001 में जब शुरू करा तब बहुत लिमिटेड एडवोकेट्स होते थे, बार काउंसिल की भी स्ट्रेंथ कम होती थी। आज तो मुझे लग रहा है बीसीडी में भी 2-2.5 लाख के आसपास स्ट्रेंथ चली गई है। तो ये जो 6500 भी मेंबर बने हैं हमारे, फाउंडर प्लस दूसरे मेंबर, तो ये आप मान के चलो इसमें यंग एडवोकेट्स हैं। तो मेरे को अभी लगा, अभी आपने देखा होगा कि 33% रिजर्वेशन किया गया है जस्टिस सूर्यकांत के लिए कि लेडीज़ मेंबर को वो करा जाए, एग्जीक्यूटिव में लिया जाए। किसी ने नहीं सोचा था, पर हुआ। क्योंकि ये, और उन्होंने बोला कि ट्रायल बेसिस पे इसको रोल मॉडल बनाएंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए, कि ऐसा एक बार ट्राई करते हैं दिल्ली बार में। 1 बार 1 वोट भी हुआ, फुल बेंच ने जजमेंट दी, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने लेडीज़ को भी रिजर्वेशन दिया। तो मेरे मन में ये है कि हम जैसे आज तक चैम्बर अलॉटमेंट होगी, यहाँ पे चैम्बर बन रहे हैं बिल्कुल, और मेरा ये मन है कि 33% रिजर्वेशन, मैं जो पिछले 10 साल में बच्चे एनरोल हुए हैं, एडवोकेट्स एनरोल हुए हैं, मैं 33 रिजर्वेशन की कमिटमेंट उनसे करना चाहता हूँ कि मैं लेके आऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी से। और ईमानदारी से करी हुई कोशिश मुझे लगता है कभी भी फेल नहीं होती, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये देखा कि 1 बार 1 वोट चाहा, बीसीडी भी चाहती थी, कई बार पटिशनें लगी, पर अल्टीमेटली ये हुआ। और जस्टिस सूर्यकांत ने ये लेडी, मतलब कि विमेन रिजर्वेशन वाली बात थी, वो भी हुई। 33% रिजर्वेशन नए बच्चों को जो पिछले 10 साल में एनरोल हुए हैं, वो मैं लेके आऊँगा, ये मेरी विज़न है। नए बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। जो 2001 में मुझे ज़रूरत थी चैम्बर की या सीट की या किसी चीज़ की, आज चैम्बर है, ऑफिस है, सब है, बट आज नहीं, वो पहले 10 साल में जो ज़रूरत होती है एडवोकेट को, वो स्ट्रगल मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी और सारे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वो फ्रेटर्निटी के नाते मुझे उस चंक के लिए, उस जो पिछले 10 साल में एनरोल हुआ है, ये करूँगा। बाकी ये तो एसेंशियल एक्टिव जो मेरी सर्विसेज हैं, ये फोटोकॉपी, बेयर एक्ट, शॉप, ये तो सर पार्ट है। ये तो एग्जीक्यूटिव बनते ही, मैं कह रहा हूँ आपको, महीने के अंदर आपको वहाँ सारी चीज़ें फॉर्मली दिखेंगी। प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत हैं, पार्किंग का इशू, लिफ्ट का इशू है सर। हम सुबह जाते हैं 10 बजे, चौक हो जाती है, और क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड मैटर्स लगते हैं, हर कोर्ट में 2-2, 3-3 ही मैटर हैं, और आपके कई बार क्या होता है, आपके पास मल्टीपल केसेज हैं, तो एक एक केस ही सब पे लग जाता है कि पहला मैटर आपके 3 जगह पहले मैटर है, और आप लिफ्ट में ही अटके हुए हो। लिफ्ट में क्या है, वहाँ पे कई चीज़ें हैं सर, लिफ्ट 4 ही हैं इधर की अवेलेबल, तो उसमें लिटिगेंट्स भी हैं, उसमें कोर्ट स्टाफ भी है, उसी में एडवोकेट्स हैं। तो उसको बेटर करेंगे, उसको बैठेंगे, चीज़ें हैं। और अंदर से सीढ़ियों का रास्ता बंद हो जाता है, आप कभी बेसमेंट से आके ग्राउंड फ्लोर पे निकलोगे, फिर ग्राउंड फ्लोर से आपको घूम के जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो उसको भी अंदर से सीढ़ियों को भी ठीक करेंगे कि बेसमेंट से कोई फर्स्ट फ्लोर पे जाना है किसी लॉयर को, और वो स्टेयर्स यूज़ करना चाहता है, तो उसको बाहर ना निकलना पड़े, वो अंदर से ही घूम के चला जाए ऐसी। और वहाँ पे अच्छी कैंटीन हो, कई बार कोई एडवोकेट खाना लाना भूल गया, तो आज खाने की सुविधा नहीं है वहाँ पे, चाय की भी नहीं है, वो है सीसीडी कॉफी है, पी सकते हो। तो सबको थोड़ा सा वो एलिट महंगी है। महंगी सीसीडी बना दिया है, तब मैं नहीं कहूँगा किसकी देन है वो, पर कोई बात नहीं, वहाँ पे हम अपनी देसी चाय का भी जुगाड़ करेंगे कि सब चीज़ें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मिले। सारी चीज़ें होंगी सर, धीरे धीरे, पर टाइम लगता है एग्जीक्यूटिव, पर ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं ये आपको मिलेगी। लाइब्रेरी बनाएंगे, ई लाइब्रेरी सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे बनेगी, कि जिसमें सबको, जो सॉफ्टवेयर है जैसे SEC है मेरे, मनु पात्रा, ये सबको ईजिली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, कि बच्चे आएँ, देखें, एडवोकेट्स मेहनत करें, रिसर्च करें, लीगल रिसर्च, जो भी अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छा मतलब कि एक स्ट्रक्चर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें सारा, कि काम कर पाएँ। यंग लॉयर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनको सबको तो रमेश गुप्ता जैसे और इतने सीनियर्स नहीं मिलते गुरु, तो उनको एक तो ये बड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में आने के बाद कि किसको कहाँ ज्वाइन करें एक बात, और ज्वाइन भी कर लें, सपोज किसी दूसरे लॉयर को करते हैं, तो जो वो इंटरेक्शन है सीनियर्स के साथ, और जो उनको जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उनका कोई पढ़ाने वाला बताने वाला नहीं है आज की डेट में।
तो उनको कोई ऐसी सेमिनार्स या कोई ऐसे सेशन, इंटरेक्शन सेशन कंडक्ट किए जाएं, ऐसा कोई प्लान दिमाग में, विजन है? देखो सर, ये प्रोफेशनल एथिक्स तो देख के ही आते हैं। ये हमारे प्रोफेशन में हमने बाय ऑब्जर्वेशन ही आदमी सीखता है। जैसे मैं कल का इंसिडेंट बता दूं, जस्टिस मनमीत अरोड़ा मैम के यहाँ मैटर लगा हुआ था, मैं खुद बैठा था, मैटर था हमारा बेल का, तो एकदम से मुकेश कालिया सर आ गए। तो हमारे क्या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एक सीनियर एडवोकेट आगे, 2 जने आगे साथ, मैं बाई डिफ़ॉल्ट ही खड़ा हो जाऊँगा और चेयर ऑफर करूँगा ही करूँगा। ये जो अभी बच्चे आ रहे हैं, ये उस टाइम कोई नया बच्चा पीछे बैठा होगा, वो देखना चाहिए। जो मेरे साथ जूनियर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, वो देखते हैं तो वो हैबिट उनमें इनकलकेट होती है। कोई लेक्चर्स, कोई सेमिनार, सर चेयर छोड़ देते हैं। अब सर ये चीज़ें देखो, अब आप कहो कि हमें हाँ जी नमस्ते करनी चाहिए आते ही किसी को, या कोर्ट को हम बाउ डाउन करते हैं जाते ही, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रेस्पेक्ट है, वो देनी है, वो चीज़ हमने सीखी है। हाँ, यंग लॉयर्स के लिए आपने कहा सबको रमेश गुप्ता जी जैसे सीनियर नहीं मिल सकते, उसके लिए भी मेरे जहन में एक बात है, वो आपको बतानी रह गई कि हाँ नहीं बिल्कुल ठीक करा आपने। ये तो ये आपका ऐसा, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप बातें निकलवाना जहन से अच्छे से जानते हैं। उसमें राकेश जी मेरा ये विज़न है कि यहाँ पे 26 स्पेशल कोर्ट्स हैं CBI की, जहाँ पे स्पेशल जजेस बैठते हैं PC एक्ट के। उनके साथ मेरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज से हम लिस्ट में नाम लेंगे, बच्चों से मांगेंगे एग्जीक्यूटिव कि यहाँ पे आप अपना नाम दो, जो काम सीखना चाहता है उसको कोर्ट के साथ अटैच करेंगे। आपने देखा होगा सेशन के साथ MM भी अटैच होते हैं, सेशन खुद भी अटैच होते हैं कि ट्रेनिंग के बाद हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे कोर्ट के साथ। उनको प्रॉपर चेयर मिलेगी, हर कोर्ट में 2 या 3 जितनी भी अवेलेबिलिटी होगी, बच्चे बैठेंगे, एडवोकेट्स वहाँ पे एनरोल्ड, उनसे लिस्ट मांगेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से निकलेगी वो लिस्ट। हर 26 कोर्ट्स वो NI एक्ट की हैं, लेबर कोर्ट हैं, जो जहाँ पे इंटरेस्टेड है उनसे नाम मांगे जाएंगे, सबको वहाँ अटैच करेंगे। कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। कोई बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है 6 महीने तक लेके जाएंगे कि वो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की साइड भी देखे, वो डिफेंस भी देखे, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखे, कोर्ट स्टाफ से देखे, इंटरेक्ट करे, कॉन्फिडेंस बढ़े। वहाँ वो बेल आर्गूमेंट्स होते हुए देखेगा, वहाँ पे फाइनल आर्गूमेंट्स देखेगा, वहाँ एविडेंस देखेगा, 313 की स्टेटमेंट होते रिकॉर्ड देखेगा। हर चीज़ बच्चे को एक्सपोजर होगा, हर तरीके के केस आएंगे उसकी को सामने, तो उससे उसकी बढ़ेगा, सीखेगा, पूछेगा। उसके बाद हम वर्कशॉप वगैरह तो बहुत छोटी बात हो गई, उसके बाद जजिस के साथ इंटरेक्ट कराएंगे उनको मंथली बेसिस पे कि क्या सीखा उनसे, वो रिपोर्ट बना के देंगे जजिस को। देख लीजिए सब सुन रहे हैं सारे यंगस्टर्स, कहीं ऐसा ना हो कल को ये सब केजरीवाल वाले जो हैं फ्रीबीज हो जाएं। देखो केजरीवाल जी, मेरे किसी पार्टी के साथ वो नहीं कहना चाह रहा, पर कुछ बातें बोलते हैं तो कुछ आदमी करता है। एक बात बताओ, जहन में आई है 33%, मेरा तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों बच्चों को ला के देना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है। अगर मैं वो कर पाया तो मेरे लिए बड़ी बात होगी, मैं इतना कर पाया अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, यंग उसके लिए, एडवोकेट्स के लिए कर पाया। ये अटैचमेंट कराने के लिए मुझे लगता है मेरे बोलने के बाद शायद हो सकता है इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट जज खुद इस चीज़ के सुओ मोटो करके कर देना चाहिए। BCD ले ले इनिशिएटिव, मैं लूँगा। और सर कोई नहीं लेगा, मैं लूँगा और ये मैं करवा के दूंगा। ये राकेश जी आपके चैनल पर आप अगर होता है तो आप बाद में आके पूछ लेना, आप मेरे से पूछ लेना। एक और चैलेंज है राउज एवेन्यू बार्स में, नॉट इन फ्रंट ऑफ यू बट ऑल द मेंबर्स कैंडिडेट्स, कि यहाँ वकीलों की मिलने का कोई सिस्टम नहीं है राउज एवेन्यू में। बहुत लोग कम आते हैं, आए केस किया चले गए। अब जैसे आपके यहाँ करीबन 1900 प्रॉक्सिमिटी कार्ड बने हैं, 6500 मेंबर्स हैं वैसे, लेकिन उनको अप्रोच कर पाना रिगार्डिंग इलेक्शंस, उनको एक एक को टच कर पाना, मिल पाना, ये एक चैलेंज नहीं है? सर चैलेंज तो है। देखो हर कोर्ट में हर तरीके का चुनाव हो रहा है। कईयों को जो ये इलेक्शन स्ट्रेच हो गया, और साकेत में 30 जारी में आप जाके देखो जहाँ चैम्बर्स हैं, उनके अलग तरीके के स्ट्रगल हैं बेचारों की सबकी। बट वो कम से कम अप्रोचेबल तो है उनके वोटर्स। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तरीके से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे पता हो पाता है उनसे जाके हम पर्सनली भी मिल रहे हैं। ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है हर कैंडिडेट की। हाँ मुश्किलें तो आती हैं, क्योंकि देखो और आपने कहा वहाँ एडवोकेट काम करके चले जाते हैं। देखो अब वहाँ पे अच्छी हाई कोर्ट की तरफ पे अच्छी कैंटीन हो तो हम भी बैठे, हम काम करें, दूसरे मैटर का जो बीच का 1 घंटा है हम सारे इकट्ठे होके बात करें आपस में केस के बारे में या जनरल लाइफ के बारे में। पर वो वहाँ पे वो जगह ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस लेवल का, तो एडवोकेट्स काम करके आगे भागेगा। और अब दिल्ली में आपको पता है इतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट हो गई, तो काम 10 से 4 में तो सारे वकील मुझे लग रहा है भाग ही रहे हैं एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट। तो सुना दोस्तों, आपने बातें बहुत हैं करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और आपने सब सुन ली होंगी, नोट कर ली होंगी दोस्तों। मुझे अच्छा लगा, मैं इतनी दूर से जो यहाँ आया हूँ उनके ऑफिस में सिर्फ इसलिए कि एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट बहुत रेयर हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी वेलफेयर के काम में आते हैं, अपना समय निकालने के लिए विलिंगली आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़रूर आगे आना चाहिए।
और अब मैं कुछ क्षण के लिए आपके और इनके बीच से हट जाता हूं, माइक इनको देता हूं, ये अपने शब्दों में आपसे अपील करेंगे अपने लिए वोट के लिए। जी। पहले तो सबको नमस्कार। और मैं सबसे जितने भी मेरे एस्टीम कोलीग्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो मेंबर बने CDCBA के, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी स्ट्रेंथ में हमारी बार बनी है। और मैं सबसे आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने 24 साल के प्रैक्टिस से जो मेरी विज़न क्रिएट हुई है, जो मैं देना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि मैं ये कर पाऊँ अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, तो ये मैं अपना मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। मैं हमेशा मतलब कि एक्सेसिबल रहूँगा आप लोगों के लिए, हर चीज़ में खड़ा हूँ साथ में। और जो बातें मैंने अभी राकेश जी को बताई कि 33% रिजर्वेशन यंग एडवोकेट्स को जो पिछले 10 साल में एनरोल हुए हैं चैम्बर अलॉटमेंट में, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। यंग एडवोकेट्स को अटैच कोर्ट के साथ अटैच करना, हर कोर्ट के साथ 2 या 3 4 वो नंबर हम डिस्ट्रिक्ट जज मैम के साथ बैठ के या हम हाई कोर्ट से भी परमिशन लेके हम बिल्कुल करेंगे उसको। एग्जीक्यूटिव आएगी और आइडियाज़ भी आएंगे, आप लोग ही बताएंगे। पर ये है, आप मुझे हमेशा अपने साथ, अपनों में से, आप में से ही मैं एक हूँ, खड़ा पाएंगे और मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आने वाली 21 मार्च को चुनाव हो रहे हैं हमारे, आप ऑनररी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मुझे चुने। बैलेट नंबर 7 है मेरा, 7 बैलेट नंबर ऑनररी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, विजय बिश्नोई एडवोकेट आप चुने। बस मैं आपको एश्योर करता हूं कि आई विल मेक यू ऑल प्राउड टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। आई विल वर्क फॉर यू, ओनली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। तो सुन ली दोस्तों, ये एक यंग तुर्क की अपील है। मैं यंग तुर्क इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त विज़न है और हम चाहेंगे कि इस विज़न पे काम हो। हम चाहेंगे कि इतनी सही पॉजिटिव थॉट्स के साथ कोई चुनावी समर में जो उतरे और वो आगे आए। कुछ और एक बात कहना चाह रहे हैं। मेरे जहन में मैंने ये 33% वाली बात कही है और ये पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं दिलाऊंगा। पर उससे मेरे जो बुजुर्ग, मेरे से सीनियर कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ वाले कोलीग्स हैं, वो कोई नाराज़ ना होना। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप भी यही चाहते हो, क्योंकि आपने भी वो स्ट्रगलिंग टाइम देखा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगलिंग टाइम हम सब ने देखा है। तो मुझे लगता है आपको, मैंने बात भी की है कुछ सीनियर एडवोकेट से जो यहाँ के मेंबर बने हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे साथ के कोलीग्स हैं। फिर सबके पास मैं नहीं पहुँच पाया, पर मैंने उनसे पूछ के ही ये पूछा कि भाई आप लोग, उन्होंने कहा बेटा हम भी यही सोचते हैं, जो मेरे से बुजुर्ग थे, कि हम भी सोचते हैं कि करो, उनके लिए भी करो। तो पर यह है कि कोई मेरे से पूछना रह गया हो तो किसी बात की वो भी नाराज़ ना हो, और इसमें मेरा साथ देना कि मैं उनके लिए कर पाऊँ, तो और अपनी ब्लेसिंग साथ रखना। थैंक यू। तो सुनो दोस्तों, और इसी तरह से मैं आपको लगातार कैंडिडेट से मिलवाता रहूँगा। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस चैनल की तरफ से। और दोस्तों, फिर मैं एक नए कैंडिडेट से आपको मिलाऊंगा और इसी तरह आपसे बातचीत कराऊंगा। उसके बाद कंपैरिजन आपने करना है। इनकी बातें आपने सुनी, इनकी सीट पर 6 लोग और हैं, उनकी बातें भी आप सुनिएगा। कोशिश करूंगा कि उनसे भी आपकी बात कराऊं, नहीं तो आप पूछिएगा जब वो आपसे वोट के लिए आए कि उनका विज़न क्या है, उनके पास प्लानिंग क्या है, और फिर आप कंपेयर करिएगा। आप कंपैरिजन के बाद आप तोल के अपनी बुद्धि का पूरे इस्तेमाल, आप यू आर लर्नड एडवोकेट्स, तो आप अपना सोच समझ अपनी जो कीमती है उसका इस्तेमाल करिएगा, एक अच्छी बेहतरीन बार का निर्माण हो सके। और राउज एवेन्यू में खास तौर से बहुत चैलेंजेबल वर्क होगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जीरो से शुरुआत होनी है। इसलिए वहाँ एक बहुत मजबूत और मैं कहूँ ईमानदार बार का होना जरूरी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी दूसरी बारों से बिल्कुल डिफरेंट है और अलग है और बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।